Welcome to the master classes, dear students. This lecture is compiled by me, Vikram Singh, and in this chapter, we are going to learn about breathing and exchange of gases. Okay, now we start the chapter. And the first question is, what is breathing? Breathing क्या होता है? Breathing is the mechanical process of getting oxygen into the body and carbon dioxide out of the body. ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से एग्जिट होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो पूरा प्रोसेस है इसको कंट्रोल करता है डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रीदिंग में। हम आगे आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या रोल रहता है डायाफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का ब्रीदिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और साथ में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में? ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और रेस्पिरेशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी ऑक्सीजन यूज़ होती है और उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का जो कंसेप्ट था वो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो पहली क्वेश्चन जो है वो है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता क्या है? तो डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स कि किस माहौल में, कैसे इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसका क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। डिपेंड करता है कौन सा ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर और कैसे हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हुए हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम अर्थवर्म को देखें, अर्थवर्म मिट्टी में रहता है, सॉइल में रहता है और इसका जो स्किन है वो मॉइस्ट रहता है। इसलिए जैसे अर्थवर्म, फ्रॉग, ऐसे जो एनिमल्स हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो स्किन होता है। स्किन के थ्रू डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है, थ्रू स्किन ही एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो थ्रू स्किन हो जाता है। तो इस टाइप की रेस्पिरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का होता है, ये वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज डायरेक्टली थ्रू स्किन हो रहा हो। नेक्स्ट, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रहता है जो बॉडी के सरफेस तक जाता है, उनको कहा जाता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया और स्पाइरेकल जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ये क्लास इंसेक्टा ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है इंसेक्टा, उसमें जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? ट्रेकिया और स्पाइरेकल्स। जैसे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, कॉकरोच, ग्रासहोपर, हाउस फ्लाई, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ट्रेकिया और स्पाइरेकल्स। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो है गिल्स। तो आपने बचपन से पढ़ा है कि गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? फिश और जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पे हो रहा होता है? गिल्स में हो जाता है। इस टाइप के रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट कॉमन, जो हायर वर्टिब्रेट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। तो लंग्स कौन से जानवरों में होता है? जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स के जो लैंड पे रहते हैं। और हायर वर्टिब्रेट्स जो है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? लंग्स। और ये एक
स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक लंग्स। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बुक लंग्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये कौन से जानवरों में होता है। तो बुक लंग्स जो होता है ये रहता है स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। स्पाइडर और स्कॉर्पियन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है, बुक लंग्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे वो यहाँ से हमारे इस चैप्टर में क्लियर हो गए जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और बाकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे एलेंटॉइस है जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है, ऐसे ही और गट भी एज रेस्पिरेटरी, ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आपको काफ़ी सारे गट है, क्लोका है, क्लोका भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह यूज़ हो जाता है, और कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। लेकिन आपके लिए इतना सारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है काफ़ी है और इनमें से ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स के जो मैन में पाया जाता है। मैन में कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मैन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या ऑर्गन्स रहते हैं। तो सबसे पहले हवा, जो जैसे जैसे एयर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मूव करती है वैसे हम ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हवा कहाँ पे एंटर करती है, नॉस्ट्रिल्स में। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, हमारे पास एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होता है। देन नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ पे चली जाती है, नेज़ल चैम्बर में। नेज़ल चैम्बर में जाके क्या होता है, हेयर का जो मॉइस्ट होती है, वार्म होती है, ठीक। देन एयर कहाँ पे जाती है, नेज़ोफेरिंग्स में। नेज़ोफेरिंग्स से एयर मूव कर देती है लैरिंग्स में, ठीक। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स किसको कहा जाता है, लैरिंग्स को। लैरिंग्स से एयर चली जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में। देन एयर मूव्स टू ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स से एल्यूलाई में। तो एल्यूलाई में जाके गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, एल्यूलाई में जाके, ठीक। और फाइनली हमारे पास क्या होता है, ए पेयर ऑफ लंग्स, एक पेयर लंग्स का होता है। तो डायग्राम में देखते हैं, ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है, एपिग्लॉटिस जो है ये ट्रेकिया को कवर कर देता है जब हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं। अदरवाइज फूड क्या होगा, ट्रेकिया में एंटर कर जाएगा और इससे डेथ हो सकती है। तो एपिग्लॉटिस का क्या काम है, टू कवर, ये फ्लैप की तरह होता है जो ट्रेकिया को कवर कर देता है जब हम फूड स्वैलो कर रहे होते हैं। ट्रेकिया के बाद लैरिंग्स, ये वाला पीस, इसको कहते हैं हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और बर्ड्स के केस में लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, सीरिंग्स। सीरिंग्स, बर्ड्स में लैरिंग्स को क्या कहते हैं, सीरिंग्स। देन ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है, सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो इसको क्या करती है, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। क्या करती हैं, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। देन ये दो लंग्स, हमारे लेफ्ट वाले लंग में थोड़ा सा एक नॉच होता है जो किस लिए होता है, जो हार्ट के लिए जगह बनाता है। और लेफ्ट लंग जो हमारा वो बाइलोब होता है और राइट वाला ट्राइलोब होता है। राइट वाला ट्राइलोब होता है। तो अब हार्ट में, सॉरी, अब लंग्स में जाके ट्रेकिया आगे दो ब्रोंकस में डिवाइड होता है। देन दो ब्रोंकस जो है ये प्राइमरी ब्रोंकस है, देन ये सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाते हैं। और फाइनली ये बबल लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको कहते हैं एल्यूलाई, जहाँ पे क्या होता है, एल्यूलाई में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एक क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव से वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाए तो वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एल्यूलाई, ठीक। फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एल्यूलाई, तो इसको नोट कर दें। देन यहाँ पे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं डायफ्राम, जो हमने पीछे पढ़ा था, ब्रीदिंग में डायफ्राम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये पूरे लंग्स को कवर किया जाता है बाहर से रिब्स के द्वारा, रिब केज के द्वारा। देन एक इम्पॉर्टेंट जो ये येलो कलर में दिख रहा है ये है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है लंग्स में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन।
तो यहाँ से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो डायग्राम था ये क्लियर हो गया, कौन कौन से आर्गन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने में। तो ये हमने एक एक करके सारे आर्गन्स पढ़ लिए, सब आर्गन्स का फंक्शन भी देख लिए। तो नेक्स्ट है जो अभी हम बात कर रहे थे, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो देखते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये एक इनर लेयर है इसकी और ये बाहर से आउटर लेयर है, दोनों लेयर्स हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन से, और बीच में फिल अप होती है विद प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, तो जो फ्लूइड है उसका क्या काम होता है, जैसे बैलून है, बैलून को जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, शॉक को पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसे ही जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या करती है, हमारे लंग्स के बाहर से एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। क्या करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, ताकि कुछ जब झटका लगे तो वो डायरेक्ट लंग्स तक ना पहुँचे, ठीक है, उसके बाहर से उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर देती हैं। तो इसकी दो लेयर्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन को कहते हैं विसरल प्लूरा और आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं पैराइटल प्लूरा। देन नेक्स्ट वन इज टू जोन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम पूरा कंप्लीट डिवाइड करें, माउथ से लेकर एल्विलाई तक, नोस्ट्रिल से लेकर एल्विलाई तक, तो इसको हम दो जोन्स में डिवाइड करते हैं। एक रहता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, कंडक्टिंग जोन हमारा रहता है ट्रेकिया से लेकर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक। तो ट्रेकिया से लेकर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक जो स्ट्रक्चर है उससे कहते हैं कंडक्टिंग जोन। और कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, यहाँ पे एयर स्टरलाइज होती है, ह्यूमिडिफाई होती है और मॉइस्ट होती है, ठीक। तो यहाँ पे दिखा ट्रेकिया एक ब्रांच होती है, नेक्स्ट ब्रोंकिया में दो ब्रांचेस बन जाती हैं, देन ब्रोंक्यूल्स में 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे लेकर 6 × 10⁴ तक जो ब्रांचेस बन जाती हैं। देन नेक्स्ट जोन जो है वो रहता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, ये है एक्चुअल साइट ऑफ, रेस्पिरेटरी क्या है, एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एक्चुअल जो गैसेस एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो कहाँ पे हो रहा है, रेस्पिरेटरी जोन में। तो अभी हमने पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में। दैट मीन्स एल्वियोलाई जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी जोन में, ठीक। ये क्लियर हुआ, दोनों जोन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग जोन का क्या काम है और रेस्पिरेटरी जोन का क्या काम। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, एयर स्टरलाइज होती है, ह्यूमिडिफाई होती है, वार्म होती है, और रेस्पिरेटरी जोन में एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो टेक प्लेस करता है। तो ये यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा लोकेशन ऑफ लंग्स। तो लंग्स की लोकेशन क्या होती है, लंग्स जो है वो हमारे थोरेसिक चैम्बर में लोकेटेड होते हैं। थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर होता है जो लंग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो लंग्स हमारे एक बॉक्स में इतने अच्छे तरीके से लोकेट होते हैं, इतने अच्छे तरीके से प्रॉपर गॉड ने उनको प्लेस किया हुआ है कि उनको कोई भी जो है जो छोटा मोटा शॉक जो है वो उनको डैमेज नहीं कर पाए। तो वर्टिबल कॉलम जो है वो लंग्स को डॉर्सली सपोर्ट करता है। मैं डॉर्सल साइड पे, लंग्स के डॉर्सल साइड पे क्या होता है, वर्टिबल कॉलम जो हमारी बैक की साइड होता है, बैक साइड से इसमें वर्टिबल कॉलम रहता है लंग्स में, ये जहाँ पे दिख रहा है आपको वर्टिबल कॉलम। फ्रंट और लेटरल साइड से इसमें वेंट्रल, फ्रंट साइड से इसमें स्टर्नम होता है, और लेटरल इस साइड से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इसमें रिब्स होती हैं, और लोअर साइड से हम देख रहे हैं यहाँ पे डायफ्राम होता है। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि लंग्स को चारों साइड से एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ताकि ये इजीली कोलैप्स ना हो पाए। तो ये थी लोकेशन ऑफ लंग्स। लंग्स की लोकेशन क्या है, थोरेसिक चैम्बर। इसको सेफ्टी कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, डॉर्सली सेफ कर रहा है वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लिटरल सेफ्टी प्रोवाइड बाय रिब्स, एंड लोअर साइड से सेफ्टी प्रोवाइड बाय डायफ्राम। और अपर साइड पे क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज ऊपर से हमारा ट्रेकिया। नाउ कम्स टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जो हमने शुरू में पढ़ा, ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को अगर हम देखें तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंस्पिरेशन, जिसमें हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स के अंदर इनटेक कर रहे होते हैं, और दूसरा जो स्टेप है वो है एक्सपायरेशन, जिसमें हम क्या होते हैं, एल्वियोलर एयर को बॉडी से रिलीज आउट करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है,
और एल्वियोलर एयर में मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है। तो इसलिए जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे होते हैं बॉडी में, और एक्सपायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सपेल करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, हमारी इंस्पिरेशन कैसे होती है और एक्सपायरेशन कैसे होती है, इसके बिहाइंड क्या मैकेनिज्म है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दैट मीन्स ब्रीदिंग के पीछे जो मेजर रोल है वो रहता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट्स का, डायाफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रीदिंग में। जैसे ये इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन जब हम इनटेक ऑफ एयर कर रहे हैं तो क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर में हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब इंस्पिरेशन हो रही है, पहले हम इंस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो इंस्पिरेशन जब हो रही है तो इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, हमारा जो ये वाला जो एरिया है, मीन्स के जो हमारा थोरेसिक रीजन है ये बढ़ जाता है, और यहाँ पे दिख रहा है एक्सपिरेशन में ये कंपैरेटिवली छोटा हो गया है, ये स्पेस बढ़ जाता है। अब ये स्पेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जब किसी भी जगह की वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब कंपैरेटिवली बाहर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और अंदर प्रेशर कम है। तो क्या होगा, एयर यहाँ से रश करेगी इनटेक के साथ। ठीक, अब समझने की बात है कि ये जो केविटी है लंग्स के लिए, ये जो स्पेस बढ़ता कैसे है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो रिब्स को बाहर की साइड पुश कर रहे हैं और ऊपर को खींच रहे होते हैं, इसलिए हमारा रिब केज जो आता है बाहर भी आता है और ऊपर के भी लिए आता है जब हम अंदर के लिए सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो इसमें प्रेशर का जो रोल था वो समझ आ गया कि प्रेशर क्या होगा, जैसे ये स्पेस बढ़ेगा, केविटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, इसलिए बाहर से हवा रश करेगी अंदर की साइड। दूसरा, इंटरकोस्टल मसल्स का रोल भी इसमें समझ आया। इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं, अपना रिब्स और स्टर्नम को बाहर की साइड पुश करते हैं और ऊपर की साइड पुश करते हैं। और थर्ड जो रोल था वो था डायफ्राम का। तो डायफ्राम क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। नॉर्मली डायफ्राम जो है वो ऐसे डोम शेप्ड रहता है, लेकिन जब इंस्पायर करते हैं तो ये कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट मीन्स कि नीचे की तरफ आता है। नॉर्मली ऐसे होगा लेकिन इस टाइम पे थोड़ा नीचे आ जाता है, तो इसके हिसाब से नीचे भी आ रहा है, इस साइड को भी स्पेस बढ़ेगा, ऐसे भी बढ़ेगा। तो क्या होगा कि लंग्स के अंदर स्पेस बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा और एयर बाहर से अंदर की साइड रश करेगी। तो ऐसे ये होगी इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन समझ आया। नेक्स्ट, एक्सपायरेशन में क्या होता है। तो एक्सपायरेशन में इसका अपोजिट होगा, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है और ये यहाँ पे था इंस्पिरेशन के टाइम पे, नॉर्मली ये यहाँ पे होता है डोम शेप्ड, लेकिन जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो ये ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आएगा तो लंग्स को पुश करेगा ऊपर की साइड। यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिब्स को डाउनवर्ड खींचते हैं और अंदर की तरफ खींचते हैं। तो इससे क्या होगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा। जब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो अंदर प्रेशर हाई है, बाहर प्रेशर लो है, तो जो एयर है वो क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रश करेगी। तो इसे ही कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स कि दो जगह पे अलग अलग प्रेशर बन जाता है। यहाँ पे बाहर अगर प्रेशर कम है और अंदर प्रेशर हाई है तो क्या होगा, गैसेस अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है, यहाँ पे अंदर प्रेशर कम होता है और बाहर प्रेशर हाई है, इसलिए एयर बाहर से अंदर की साइड आती है। तो हमेशा एयर जो है वो मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये समझ